Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And don't forget to press the bell icon. To join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से है। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से हमने कुछ सब पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये लास्ट टॉपिक है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये वास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हम ये पार्ट 1 से पार्ट 5 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी एक बड़ा सा पॉइंट है, इसलिए कुछ पार्ट रेजोनेंस का आज वाले वीडियो में देखेंगे और कुछ आने वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के साथ। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? तो यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन लिखोगे तो मैंने आपको कहा बेंजीन ड्रॉ करो, तो सब ऐसे ड्रॉ कर देंगे बेंजीन, करेक्ट। ड्रॉ करते वक्त आपने बेंजीन क्या क्या यूज किया? पाई बॉन्ड यूज किया, दैट इज डबल बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड। तो आपने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से बनाया बेंजीन। तो आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है? आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं उनका लेंथ होना चाहिए 133 पिकोमीटर, और जो उनके सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 154 पिकोमीटर, क्योंकि यही स्टैंडर्ड है। पाई बॉन्ड का लेंथ होता है 133 और सिग्मा बॉन्ड का 154, बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन सिग्मा बॉन्ड्स। बट जब ऑब्जर्वेशन की बारी आई तब आपने क्या नोटिस किया कि बेंजीन के सारे बॉन्ड्स सेम हैं। तो जब मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने कहती हूं तब आप सारे बॉन्ड लेंथ सेम ड्रॉ करते हो, भले पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? और उसका जो लेंथ है अब वो एवरेज है 138 पिकोमीटर है और सारे बॉन्ड लेंथ सेम है। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का लेंथ अलग होना चाहिए, बट ऑब्जर्व था कि सारे बॉन्ड सेम है। अब एक स्टोरी में बताती हूं जो एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, बट बेंजीन आया कहां से। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाउंड आउट हुआ, जब हाइड्रोकार्बन्स फाइंड आउट हुए, तब बहुत साइंटिस्ट उनके स्ट्रक्चर्स पे स्टडी करते थे। और उस जमाने में उतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स या बोलिए उतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि मॉलिक्यूल्स को देख सके, उनके स्ट्रक्चर स्टडी कर सके। आज बहुत टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते इस लेवल पे, बट बहुत सारे हैं कि बहुत नेचुरल प्रोडक्ट जिनके मॉलिक्यूल्स तो ऐसे बड़े बड़े से ऐसे कितने हाइड्रोकार्बन और क्या क्या लगा रहता है उनमें, और उसके बावजूद उनका इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जिसे एक्चुअली आप ड्रॉ करने जाओ तो आपको एक पूरा पेज लग जाएगा। उतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आज हम अपने टेक्नोलॉजी के यूज से पता लगा सकते हैं। सारे कार्बन हाइड्रोजन के पोजीशन, उनके बॉन्ड लेंथ सब पता लगा सकते हैं। बट उस जमाने में वैसा तरीका नहीं था और साइंटिस्ट उस पर बहुत वर्क कर रहे थे। उन्होंने हाइड्रोकार्बन फाइंड आउट किया और फिर अचानक फाइंड हुआ बेंजीन। बेंजीन फाइंड हुआ, बट आज तक जो भी हाइड्रोकार्बन फाइंड हुए थे उससे अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा था। तो लोगों ने जो स्टडी किया, साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग दुनिया के अलग अलग ग्लोब के पार्ट में खड़े होकर स्टडी कर रहे थे। अब वो स्टडी कर रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये पाया कि बेंजीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों भी होते हैं, और बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है तो वो दोनों भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स आए इसके बेसिस पे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर्स के कुछ नाम थे, देवार स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिए अपने अपने नाम से। तभी भी जो ऑब्जर्वेशन था बेंजीन का वो प्रूव नहीं हो रहा था।
और उस समय उतने टेक्नोलॉजी नहीं थे कि उसको डाल के स्टडी कर ले वो इंस्ट्रूमेंट में। ऑब्जर्वेशन ये दिखा रहा था कि बेंजीन के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, बट एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूफ कर रहे थे कि बेंजीन में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो ये कैसे हो सकता है कि सारे बॉन्ड लेंथ सेम है? फिर बहुत सारे साइंटिस्ट कंफ्यूजन में बैठे और एक दिन जो मेन साइंटिस्ट थे केकुले, वो बहुत कंफ्यूज थे। उन्होंने बेंजीन में स्टडी करने में अपना पूरा दिमाग लगा दिया था, पूरा जिंजाल लगा दिया, पर उन्हें स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। और एक दिन वो बॉन फायर के सामने अपने आराम वाली कुर्सी पे बैठ के सोच रहे थे और उनको नींद लगी। जैसे ही उन्हें नींद लगी, उन्होंने सपने में देखा कि एक स्नेक है। वो स्नेक ने क्या किया, उसने उसका टेल अपने मुंह में ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो स्नेक ने क्या किया, अपना टेल अपने मुंह में पकड़ लिया और एक रिंग बनाया, और केकुले की नींद खुली और उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर इन्वेंट कर दिया। क्या इन्वेंट किया कि ये जो स्नेक है, जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं, वो एक्चुअली एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली वो एक जगह स्टेबल नहीं है, एक्चुअली वो रोटेट हो रहे हैं। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों हैं। एक्सपेरिमेंट जो बता रहा है वो करेक्ट है, बट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि सारे बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होने के बावजूद सेम है, वो भी करेक्ट है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स एक जगह नहीं है, वो रोटेट हो रहे हैं। और इन्वेंट हुआ स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ कर रहा है कि बेंजीन में है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, बट ये डबल बॉन्ड जो इनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, वो एक कार्बन पे लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें एक्चुअली आप देखोगे बेंजीन को प्रॉपरली, तो एक्चुअली बेंजीन किससे बना है, पाई ऑर्बिटल से। पाई ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है पाई ऑर्बिटल्स के, वो ऐसे रोटेट होते रहते हैं। एक वो ऊपर के साइड से ऐसे रोटेट होता है और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन नीचे के साइड से, मतलब इन शॉर्ट उसके पाई बॉन्ड्स ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं, एक कार्बन पे लोकलाइज नहीं है। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ पॉसिबल उनमें है जिनमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो जैसे बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, और इसलिए उसमें ये पॉसिबिलिटी है, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लेवी स्ट्रक्चर, ये लेवी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ऐसे लेवी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, बट तो ऑल्टरनेटिव विद सिंगल बॉन्ड। तो यदि डबल सिंगल इस तरह से, तो इसको कहेंगे ऑल्टरनेट। तो दो या दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है बट ऑल्टरनेट है विद सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिस्टम को कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसे क्या कहोगे आप, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। और ऐसे सिस्टम या ऐसे स्पीशीज जिसमें एटम के पास पाई ऑर्बिटल होता है जो अटैच होता है मल्टीपल बॉन्ड को, उन पे रेजोनेंस थियरी एप्लीकेबल है। तो रेजोनेंस थियरी एप्लीकेबल करने के लिए आपको सबसे पहला बेसिक कंडीशन है कि आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए, यानी ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हो। अब हम मूव करते हैं रेजोनेंस थियरी की तरफ। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन रिंग में, या फिर रेजोनेंस थियरी के हिसाब से कोई भी सिस्टम में जिसमें कॉन्जुगेशन है, वहां पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड होते हैं विद सिग्मा बॉन्ड, और वो एक जगह लोकलाइज नहीं होते, मतलब वो पाई बॉन्ड एक जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज, दैट इज वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम जैसा कोई सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं बाय मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके दो या दो से ज्यादा लेवी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं,
उन स्ट्रक्चर्स को आपस में लिखा जाता है बाय यूजिंग कर्व एरोस। तो सपोज अब मैं लेवी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बना रही हूँ, तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन को मुझे लेवी स्ट्रक्चर बनाना है बेंजीन का। तो बेंजीन का लेवी स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कर्व एरो का यूज लूंगी। ये है कर्व एरोस, जिसे मैं इस तरह से रोटेट करूंगी, जिससे मैं दिखा पा रही हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह लोकलाइज नहीं है बट मूव हो रहे हैं। और इसे दिखाने के लिए मैंने किसका हेल्प लिया है, कर्व एरोस का। अब जो लेवी स्ट्रक्चर जनरेट होता है ऐसे जो कर्व एरोस को दिखाने के बाद, तो यहाँ कर्व एरोस के हेल्प से हमने ऐसे दिखाया और एक नेक्स्ट लेवी स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 2 जनरेट हुआ। उस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे डबल हेडेड एरो यूज करना चाहिए। टेक्स्ट बुक में करेक्शन कीजिएगा, ये एरो डबल हेडेड एरो होना चाहिए। क्यों ये डबल हेडेड होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर 1 सिर्फ 2 में नहीं जा रहा बट 2 भी 1 में जाता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड स्टिल डिलोकलाइज्ड है, इसलिए बीच में डबल हेड एरो होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर 1 और 2 जो कर्व एरोस और डबल हेडेड एरोस के हेल्प से हमने जनरेट किया है, ये दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर 1 and 2 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर और दे आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वो जो है स्ट्रक्चर 1 भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है और स्ट्रक्चर 2 भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड जो है उस पोजीशन पे नहीं है, इसलिए वो दोनों भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। जो इनका एवरेज स्ट्रक्चर होगा करेक्ट होगा, या फिर इन्हें कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मींस दे आर हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है विच इज मेड बाय डीलोकलाइजिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप। अब जो पोजीशंस है कार्बन एटम्स का इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड, वो हमेशा अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर 1 and 2, भले ही आप एरो से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हो, बट कार्बन 1 स्ट्रक्चर 2 में भी कार्बन 1 ही है, कार्बन 2 स्ट्रक्चर 2 में भी कार्बन 2 ही है। भले इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है बट कार्बन की पोजीशन अनचेंज्ड है। पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, पोजीशन पाई इलेक्ट्रॉन की चेंज हो रही है, और इसकी वजह से दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस किसकी वजह से है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, किसी स्ट्रक्चर्स में तो 5-6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बेंजीन में 2 ही है बट कोई स्ट्रक्चर्स में 5 या 6 भी होते हैं, हम उसे कल पढ़ेंगे। बट ये जो भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्चुअली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का कि आप इसे टेक्निकली प्रूव ही नहीं कर सकते हो या देख ही नहीं सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बस पंखा जब मूव करता है, देखिए पंखा जब रुका हुआ है तो आपको पंखे के ब्लेड्स दिखते हैं, करेक्ट, पर जब पंखे को आप फुल करके रोटेट करो, क्या आप ब्लेड्स को नोटिफाई करते हो, नहीं, सिर्फ बीच का ये सर्कल दिखता है और आजू बाजू कुछ तो हवा जैसी दिखती है। सेम केस ये बेंजीन के साथ है, ठीक है। पर यहाँ पे ये था पंखे केस में कि आप इसको बटन ऑफ करके पंखे को वापस नॉर्मल लाके उसके 3 ब्लेड्स देख सकते हो, बट बेंजीन में ये आप स्टॉप नहीं कर सकते डिलोकलाइजेशन। इसलिए ये जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं एक्चुअली ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट वो रियल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2 दोनों भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है, वो रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर, बट वो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर 1 आप एग्जाम में ड्रॉ कीजिए या स्ट्रक्चर 2 आप एग्जाम में ड्रॉ कीजिए, जब आपको बेंजीन ड्रॉ करने के लिए कहा गया हो, दोनों भी टीचर करेक्ट स्ट्रक्चर मानेगी, क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रक्चर्स भले ही रियल ना हो बट वो जो रियल बेंजीन है जिसमें एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन जस्ट रिवॉल्व होते जा रहा है, ना कि एक जगह है, उसके स्ट्रक्चर के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे उसको स्ट्रक्चर 1 और 2 दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो रियल स्ट्रक्चर एक्चुअली ड्रॉ किया जा सकता है बाय रेजोनेंस हाइब्रिड।
तो ये है एक्चुअली बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर, जहां पाई क्लाउड सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट में होता है। तो ये है रियल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड 1 और 2 पॉसिबल थे, और दोनों भी सेम कैरेक्टर्स दिखा रहे थे, दोनों के प्रॉपर्टी सेम थे, और एक्चुअली वो रियल स्ट्रक्चर दैट इज दिस रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो सिंगल और डबल बॉन्ड है दोनों भी ऑलमोस्ट सेम होंगे लेंथ के, इसलिए पूरे बेंजीन का लेंथ सेम है, और साथ ही साथ ये रेगुलर हेक्सागोन शेप दिखाता है। क्योंकि यदि आप उस थियरी के हिसाब से जाए कि डबल बॉन्ड छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा, उस हिसाब से आप बेंजीन रिंग को ड्रॉ करें तो आपका बेंजीन रिंग रेगुलर हेक्सागोन जैसा नहीं दिखेगा, बट बेंजीन रिंग रेगुलर हेक्सागोन जैसा दिखता है क्योंकि पाई बॉन्ड कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, जिससे उसका शेप मेंटेन्ड है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल एनर्जी। व्हाट इज हाइपोथेटिकल एनर्जी? हाइपोथेटिकल मतलब कोई भी इमेजिनरी चीज जो एक्चुअली होता नहीं है बट नहीं होके भी होता है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप केमिस्ट्री में आप बहुत बार देखोगे, हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल, ये क्या है? ये एक्चुअली ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं होते बट स्टिल दे एग्जिस्ट, और उसके बेसिस पे ही आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पाते हो। तो जो हाइपोथेटिकल एनर्जी होती है इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, उसे कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज यूज करके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक्चुअली जो एनर्जी एक्चुअल एनर्जी उस मॉलिक्यूल में होता है वो बहुत ही कम होता है देन द कैलकुलेटेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनर्जी। इसका मतलब ये है जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हाईली स्टेबल है देन द एक्सपेक्टेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ सबका मीनिंग क्या है। मैम ये सब क्या है? देखो, हाइपोथेटिकल एनर्जी एक इमेजिनरी एनर्जी है, ठीक है। तो सपोज आपने यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सिन लिया, साइक्लोहेक्सिन में सपोज जो साइक्लोहेक्सिन है उसे आपको साइक्लोहेक्सिन में कन्वर्ट करना है, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है। तो इतने कॉन्सेप्ट में मजा, पर सपोज आपने साइक्लोहेक्सिन लिया, साइक्लोहेक्सिन को साइक्लोहेक्सिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको कितनी एनर्जी लगी? 28.6, क्योंकि उन्हें एक डबल बॉन्ड को, साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो एक डबल बॉन्ड को गायब करने के लिए उन्हें कितनी एनर्जी लगी? अब आपको समझ जाएगा, एक डबल बॉन्ड को सिर्फ आपको गायब करना है, तो एक डबल बॉन्ड को गायब करने के लिए 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी लगी। सेकेंड, उन्होंने अब दो डबल बॉन्ड वाला रिंग लिया, अब दो डबल बॉन्ड को उन्हें वापस साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना था, तो वापस कितनी एनर्जी लगी उन्हें 28.6 का ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 55.6 एनर्जी लगी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को गायब करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो दो को क्या लगेगी? 2 into 28, ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी लगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट करेक्ट था। अब बेंजीन में होते हैं 3 डबल बॉन्ड, करेक्ट, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड को गायब करने के लिए अब कितनी एनर्जी लगनी चाहिए? 3 into 28, करेक्ट। एक बॉन्ड को गायब करने के लिए 28 लग रही है, तो 3 डबल बॉन्ड को गायब करने के लिए 3 into 28, दैट इज एक्सपेक्टेड क्या है? 85.8 किलो कैलोरी एनर्जी। ये हाइपोथेटिकल एनर्जी है एक रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन की, ठीक है। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, नॉट हाइब्रिड, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का क्या एक्सपेक्टेड एनर्जी है? 85.8। बट जब एक्चुअल बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट किया गया तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ 49.8 किलो कैलोरी एनर्जी लगी, 49.8, जो डबल बॉन्ड से भी कम था। तो 3 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए डबल बॉन्ड से भी कम एनर्जी लगी, उससे ज्यादा लगनी चाहिए था ऑलमोस्ट, बट वो लगी उससे भी कम। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये है एक्चुअली आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें आप कंसीडर कर रहे हो 3 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड पूरा घूमता ही जा रहा है, जिससे बेंजीन पूरा एक ही जैसा है, ना डबल ना सिंगल में क्लासिफाई हो रहा है। तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी से कम है।
कितना कम है? 36 किलो कैलोरी कम है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल एनर्जी और आपके लोएस्ट एनर्जी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इस एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये एक्चुअली एनर्जी जो 49.8 है बट एक्सपेक्टेड थी 85.8, ये इतना डिफरेंस जो है एनर्जी में, ये एनर्जी को कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट इज 36 किलो कैलोरी। तो आपको तो पता होगा कोई भी सिस्टम जितना कम एनर्जी होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, जितना ज्यादा आप सिस्टम में एनर्जी दोगे उतना ज्यादा वो एक्साइटेड होगा और अनस्टेबल होगा। तो यहाँ बेंजीन एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो अपने एक्सपेक्टेड हिसाब से 36 किलो कैलोरी कम है, ऑलमोस्ट वो हाफ है एक्सपेक्टेड से, और इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और इसलिए ये प्रूफ करता है कि रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पॉसिबल है वो मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड से हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी और कम हो जाती है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट कंटेन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे स्पीशीज 1 है, स्पीशीज 2 है। स्पीशीज 1 में देखिए डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। ऑल्टरनेट है क्या? नहीं, दो सिंगल दो डबल है बट दे आर नॉट ऑल्टरनेट, सो इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड। बट स्ट्रक्चर 2 में देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल, ऑल्टरनेट है डबल सिंगल, और इसलिए ये है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उन्हीं एटम्स के साथ लिखा जा सकता है जिनके पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक ही प्लेस में, एक ही प्लेन में हो। ठीक है, तो जिनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग प्लेन में हैं उनके नहीं लिखे जा सकते। एक ही प्लेन में मतलब एक ही लेवल पे सारे कार्बन प्रेजेंट, ये कार्बन यहाँ है तो ये भी यहाँ पे होना चाहिए, ये भी यहाँ पे, एक ही लेवल पे। ये नहीं कि एक कार्बन नीचे है एक कार्बन ऊपर और उसका आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे, वैसा पॉसिबल नहीं है। ये पहला। दूसरा, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट्स होने चाहिए। जितने भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट्स होने चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कम होता है और इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको याद रखना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के भी अपने अपने एनर्जी होते हैं। सपोज कोई मॉलिक्यूल के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो पांचों के अलग अलग एनर्जी होंगे, पांचों के एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड हाईली स्टेबल होता है। पांचों के एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा होंगे, बट पांचों में से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिनके आपस में ही एनर्जी कम होगी और जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एनर्जी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल हैविंग लो एनर्जी। ये इतने रूल्स हैं। यदि आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए कि कुछ स्ट्रक्चर्स दिया जाए और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो दो स्ट्रक्चर्स मैंने सपोज आपको दिए हैं और कहा है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कोवैलेंट बॉन्ड सबसे पहले काउंट कीजिए, जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। दूसरा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स के पास ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो। ठीक है, तो जितने ज्यादा एटम्स के पास ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा वो भी ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड कंडीशन, उनमें अपोजिट चार्ज, यदि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर में दोनों चार्ज में जो है वो कम सेपरेशन हो। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज यदि प्रेजेंट है आपके स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो सपोज आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
इसलिए यदि आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तीनों एटम प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जिससे आपको हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए, और यदि पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज कार्बन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो याद रखिए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्रेजेंट है तो ओ वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे प्रेजेंट है तो ओ स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ HCOO नेगेटिव एंड कमेंट ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको इसको एक्सपांड करना होगा, ये स्ट्रक्चर को। तो पहले H है, फिर C है, फिर एक O पे तो ऑब्वियसली नेगेटिव वो दिख रहा है मुझे, दूसरे O को देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ एक बॉन्ड आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ दूसरा बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, 2 बॉन्ड बाकी है तो दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन थ्रू है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेंस ड्रॉ करना है मुझे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मुझे यूज करना होता है कर्व एरो। अब इसमें आप कहोगे मैम एक ही डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड 2 है, तो ऑल्टरनेट कहाँ हुए डबल एंड सिंगल बॉन्ड, बट याद रखिए चार्ज है, यदि चार्ज प्रेजेंट हो तो डबल सिंगल और चार्ज जो है वो ऑल्टरनेट होनी चाहिए। ठीक है, तो चार्ज जो प्रेजेंट है उसे आप डबल बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो, इट इज नॉट डबल बॉन्ड, यू हैव टू कंसीडर इट, और उस तरह से देखिए डबल सिंगल डबल, तो ये है कॉन्जुगेशन में। अब जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होगा और जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। ये 2 एरो होगा, नेगेटिव चार्ज किसके, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच, और ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। फिर आपको डबल हेडेड एरो ड्रॉ करना है। क्यों डबल हेडेड एरो, क्योंकि आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो। अब देखिए हाइड्रोजन को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट चुका है और वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना रहा है। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग की वजह से बना, और ये ऑक्सीजन है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए। अभी जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो भी फर्स्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है, वो इधर ये आ जाएगा और वापस ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टिबल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे डबल बॉन्ड, इसलिए दोनों भी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं और दोनों भी इक्वली स्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.10, आइडेंटिफाई द स्पीशीज व्हिच हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपके पास 3 स्पीशीज दिए हैं, आपको बताना है किसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला CH3 सिंगल OH। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखने जाओगे तो यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना कोई चार्ज है, तो कहां से रेजोनेंस करोगे, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है और इसलिए इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड स्ट्रक्चर को यदि आप एक्सपेंड करके ड्रॉ करो तो CH3N, तो याद रखिए यहाँ पे NO2 ऐसे लिखा जाता है, एक N पे डबल बॉन्ड O, एक N पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। नाइट्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 3 है, बट इस केस में नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो अब ये सिंगल जो नेगेटिव चार्ज है, हमेशा याद रखिए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो नेगेटिव चार्ज से शुरू करें, नेगेटिव चार्ज जाएगा सिंगल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए और डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा ऑक्सीजन पे, जैसे हमने पिछले बार बनाया था। इसे डबल हेडेड एरो से दिखाएं। डबल हेडेड एरो से दिखाने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो इस तरह से है, नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, अब जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था वो अब सिंगल बॉन्डेड और नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो सिंगल बॉन्डेड था वहां पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर भी फर्स्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है एज यूजुअल, जस्ट आपको ये वाले बॉन्ड्स शिफ्ट करने हैं। तो इस तरह से ये दोनों ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं।
दोनों भी स्ट्रक्चर सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या दोनों ही सेम है और इसलिए दोनों इक्वली स्टेबलाइज्ड और वहां रेजोनेंस है। नेक्स्ट है ब्यूट 1,3 डाइन। यदि आप ब्यूट 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे डबल, सिंगल, डबल ऑल्टरनेट है, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस पॉसिबल है। तो जो डबल बॉन्ड है वो जाएगा सिंगल बॉन्ड के पास और जो अभी नेक्स्ट डबल बॉन्ड है वो जाएगा कार्बन के पास। तो इन शॉर्ट आपके पास ऐसा सिस्टम है, तो डबल को आप सिंगल के पास ले जाइए और ये डबल के पास जाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो कार्बन पे चला जाएगा। अब ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड था पहले, अब वहां से शिफ्ट हो गया है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन को यहाँ पे चाहिए था कितना बॉन्ड, उसको उसके इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिया आपने, इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग गए आप, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के पास तो वैलेंसी फुल थी, उसका कंप्लीट था, बट स्टिल आप उसको जबरदस्ती और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दोनों भी स्ट्रक्चर जो हैं यहाँ पे एक दूसरे के रेजोनेंस हाइब्रिड है, या सॉरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या कैनिकल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट यदि पूछा जाए कि ये दोनों स्ट्रक्चर में से ब्यूटा 1,2 डाइन के दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, यू हैव टू काउंट द कोवैलेंट बॉन्ड्स। जिसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्ट्रक्चर ए में ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है और इसलिए स्ट्रक्चर ए ज्यादा स्टेबल है, और इसलिए यदि आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन आप लोगे, 10 मॉलिक्यूल, उसमें से 7 आपको स्ट्रक्चर ए के फॉर्म में मिलेंगे और 3 स्ट्रक्चर बी के फॉर्म में, क्योंकि 3 जो है वो अनस्टेबल है। नेक्स्ट है राइट 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक है, जो भी आपको मॉलिक्यूल है उसका 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके रिलेटिव स्टेबिलिटीज एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, और वो क्यों ज्यादा स्टेबल है वो एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अभी आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, CH3 है, फिर है CH, फिर उनके बीच में डबल बॉन्ड CH, फिर CH और एक ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 3 हुई, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब क्वेश्चन है कहां से हम रेजोनेंस शुरू करें। तो एक पहला केस ये है कि आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है उसे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये यहां चला गया। तो क्या बना आपके पास, अब ऐसे करने के बाद क्या बना, तो बना CH3। अब आप उससे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए हो, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां तो सिंगल बॉन्ड है, अब CH, यहां डबल बॉन्ड है, अब O के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव आया है और ये हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर 2। अब एक और पॉसिबिलिटी था इस केस में, इस डबल बॉन्ड से शुरू करने के बजाय, जहां यहां से हमने शुरू किया ना, इस डबल बॉन्ड से शुरू करने के बजाय हम ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हम ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे। तो अब हम ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड से शुरू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये यहां। तो जो आपने पहले वाले केस में किया था ग्रीन कलर से, वही आपको पर्पल कलर से करना है, बट अपोजिट एंड से, ऑक्सीजन से शुरू करना है। तो अब उसके बाद जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से होगा। देखिए CH3 तो है ही, अब C से हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके भागने के बजाय C को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देखिए एरो का साइड कहाँ है, C के पास, तो इलेक्ट्रॉन लेके भागने के बजाय हम दे रहे हैं, तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी, फिर CH होगा, फिर डबल बॉन्ड और CO पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन से हम इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहे हैं, करेक्ट, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं 1, 2, 3। अब कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्ट्रक्चर 1 इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दिस 3। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है और इसलिए वहां पे सारे एटम्स के पास जो है उनके ऑक्टेट कंप्लीट है, वहां पे कोई अपोजिट चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है और इसलिए स्ट्रक्चर 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ 3 रीजंस है, पहला कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, दूसरा
वहां पे सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरा, वहां पे अपोजिट चार्ज है ही नहीं, तो उनके सेपरेशन की बात ही नहीं आएगी। अब स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 सेकंड नंबर पे स्टेबल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर 2 में यदि आप देखो तो नेगेटिव चार्ज सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन के पास है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दैट इज कार्बन के पास है। इसलिए दोनों चार्ज अपने अपने जगह पे प्रॉपरली प्रेजेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर 2 नेक्स्ट स्टेबल है। बट स्ट्रक्चर 3 लीस्ट स्टेबल है। देखिए स्ट्रक्चर 2 और 3 दोनों भी लीस्ट स्टेबल है देन 1, क्योंकि दोनों में जो है एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो वो तो रीजन हो ही गया। बट स्ट्रक्चर 3 2 से क्यों कम स्टेबल है? क्योंकि स्ट्रक्चर 3 में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कार्बन पे है। दोनों चार्ज गलत जगह प्रेजेंट है और इसलिए ये स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And stay tuned.